और सब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साबिक रहनुमाओं ने बानी पिचाई की रिहाई के लिए सियासी जमातों और दीगर से राब्तों का फैसला किया। इन मुलाकातों के नतीजे में जो सियासी जमातों की तलखियां हैं वो क्या कम होंगी? पाकिस्तान का पॉलिटिकल ऑर्डर ख़त्म हो चुका है। सही, इस वक्त जो है ना, पाकिस्तान का पॉलिटिकल ऑर्डर ऐसा हमें नज़र नहीं आ रहा। और यानी इमरान खान साहब हैं, तहरीक इंसाफ किस शक्ल में मैं नहीं जानता। सही, मतलब कई शख्सियात से तो मुलाकात ही अब होती है तो बड़ा अजीब सा लगता है कि ये कब आए, बाद में आए, पहले आए। बड़े हमारे दोस्त अहबाब हैं, लेकिन वो खान साहब की वजह से ही है। और बाकी जो सियासी जमातें हैं उनके नज़रियात क्या हैं, कैसे ये पॉलिटिकल ऑर्डर जो है ना, ये पॉलिटिकल ऑर्डर भी कोलैप्स हो रहा है। जैसे मैं कहता हूँ ना, कई ऑर्डर्स कोलैप्स हो रहे हैं, पॉलिटिकल ऑर्डर भी डिसऑर्डर की शक्ल इख्तियार कर चुका है। असल जो चीज़ है वो है सिक्योरिटी। और सिक्योरिटी जो है वो तो चाहे कोई पॉलिटिकल हो या नॉन पॉलिटिकल हो, चाहे कोई सब्जी फरोश हो या कोई अरब खरबपति ताजिर हो या कोई नौकरी, सिक्योरिटी है रखी है। इसी तरह से जो फॉरेन पॉलिसी है वो सारे मुल्क को मुतासर करती है, मईशत, सोशल अनरेस्ट। तो पॉलिटिकल पार्टीज तो नजरियाती बुनियादों पर तो वैसे ही एक बड़ी अच्छी खुल के बहस होनी चाहिए नजरियाती बुनियादों पे, लेकिन सच कोई पॉलिटिकल पार्टीज नजरियाती रही नहीं है। मतलब उन्हें क्या, कौन से इत्तेहाद में क्या कॉमन है, कौन किधर है, क्या पहले कहाँ था, ये सारा का सारा जो है ना 1985 का ऑर्डर, जैसे मैं कहता हूँ 1945 का ऑर्डर दुनिया आलमी सतह पे टूट रहा है। इसी तरह ये पाकिस्तान में 1945 का जो ऑर्डर, 1985 का जो गैर जमाती इंतखाबात के नतीजे में वजूद में आया था, तो वो ख़त्म हो गया, अब अपना एक्सपायर हो चुका है। आगे उनके बच्चे बच्चे ये वो सब सारा ये। और अब ये 27वीं तरमीम का सुन रहे हैं हम। मैं इस पे कोई राय इसलिए नहीं देना चाहता कि मैं ये तरमीम के हवाले से एक बड़ी बड़ी एक पॉलिसी है, अपना एक नुक्ता नज़र है, वो ये कि शायद हमें एक बड़ा सीधा सादा सा एक आइन बनाना चाहिए दोबारा। ये इतनी तरामीम और उस तरामीम की शिकें और उस शिकों के अंदर पता नहीं 500 शिकें, और मतलब इतना कुछ है उसमें कि आदमी का दिमाग खराब हो जाता है कि कौन सी शिक में यानी। और ये मैं बात उस वक्त आपको याद होगा कि जब ये इलेक्शन, तो ये पता नहीं था कि इलेक्शन की डेट कौन अनाउंस करेगा। ये यानी यहाँ पड़ गया हर वो जगह जहां पर जाके कोई बुरान खड़ा होता है वो आइन खामोश हो जाता है। मतलब एक अजीब मामला है। वो जी कह रहे हैं कोई 90 दिन में होता है, कोई 90 दिन में तो नहीं लिखा, लेकिन की जगह जो है इफ की जगह बट की जगह सो की जगह, ओ भाई सीधा सादा सा एक कॉन्स्टिट्यूशन है। और कॉन्स्टिट्यूशन भी क्या है, आपके रूल्स होने चाहिए। जैसे होता है ना कि रूल्स मुल्क चलाने के लिए, और वो हालात के मुताबिक तेजी से चेंज हो जाते हैं। मैं आपको खलीजी रियासतों की मिसाल देता हूं। वहां पर अचानक आपको पता चलता है कि जी कल से ये कानून नाफिज हो गया है कि जी कोई आपको लंबी चौड़ी तरामीम नहीं, ये क्योंकि हमारे शहरियों के लिए मुनासिब है इसलिए ये कानून, ये हमने इन्वेस्टमेंट करनी है ये कानून, इस तरह अकाउंटेबिलिटी करनी है ये एक अदारा होगा, खत्म बस बात। एक अदारा होगा, 2 अदारे होंगे, तो जितने अदारे बढ़ते जाते हैं उतनी करप्शन बढ़ती जाती है सब अपना। तो ये एयरपोर्ट्स पे आप जाएं, वहां आपको बिल्कुल एक प्रॉपर सिस्टम नजर आता है पूरी दुनिया में। तो ये इसी तरह से कॉन्स्टिट्यूशन अब अमेंडमेंट आ रही है, तो इसमें उम्मीद करते हैं कि इसमें उलझनों की जगह जो है ना, मतलब मेरा बस चले मैं कई पुरानी तरमीम को उड़ा के छोटी सी तरमीम कर दूं कि छोटा सा आइन है, ये ऐसे मुल्क चलाना है हमने, जो रूल्स ऑफ द गेम है ना वो खत्म। और उसमें 4 5 6 7 8 बातें, अवाम, उनकी फलाह बहबूद, मईशत, इन्वेस्टमेंट, सिक्योरिटी, फॉरेन पॉलिसी। ये तो वैसे आइन के अंदर तो मुझे नहीं पता कि फॉरेन पॉलिसी और ये आइन में मईशत वगैरह लिखा है, लेकिन ये इतना जो है ना बस चलें। अब मैं क्या बात करूं, हमें जो है ना एक आगे 2025 ख़त्म हो रहा है, अल्लाह ताला खैरियत से ये साल जाए, हमें आगे फॉरवर्ड लुकिंग एक कुछ कवानीन, कुछ असूल, कुछ ढांचा तैयार करना है जो हमारे आगे हमारे मुल्क ने कैसे बढ़ना है उसके लिए। तो अब ये है कि उसमें यही वही बुनियादी बातें हैं। बाकी मैं इस पर कोई तबसरा नहीं करना चाहता, कोई नज़रियात हों, कोई बहुत ऐसी चीज़ हो कि जी
ये नजरियात के ऊपर खड़ी हैं, पॉलिटिकल ढांचे खड़े हैं, तो ये तो वो तो है नहीं। तहरीक इंसाफ का भी मुझे खान साहब के ऊपर ही है सारा, बाकी जमातों का भी ऐसे ही सिलसिला चल रहा है। तो बाकी है कि अक्रॉस द बोर्ड करप्शन। ये आज पकड़ा ना एक कंट्रोटा, कौन है ये जिसको आज वो मछेरे को पकड़ा जी। ये क्या है? ये क्या, इसको आप जरा डिफाइन करें, ये क्या कैरेक्टर है? ये माशी दहशतगर्द है। पैसे लेके जा रहा था ना, खुद का हमलावर तो नहीं है। पैसे पकड़ाए किसी ने, पैसे लेके करेंसी निकली है, दहशतगर्दी फलाना दिमाग वो। लेकिन ये जो है ये माशी दहशतगर्द है, इसके सरपरस्त होंगे, इसके सहूलतकार होंगे, ये जाके पैसा देंगे किसी को। मैंने तो पीएचडी की हुई है इसमें, ये जो पूरा इनका नेक्सस है मैं तो इसीलिए कहता हूँ ये आप इनको पकड़े, आप देखिए मुल्क के अंदर हार्डकोर टेररिज्म कैसे खत्म होता है। अब ये कोस्टल लाइन आपके बॉर्डर चारों तरफ, और ये तो पैसे लाके इधर से असला खरीदा, उधर से उधर दिया, उधर से उधर दिया, उधर छुपाया, उधर से उधर निकले, उधर से उधर निकले, उधर से आप इन पे हाथ डालें और इनके पीछे बहुत सारे अफराद होते हैं। आप पकड़े एक अक्रॉस द बोर्ड अकाउंटेबिलिटी के लिए, मुल्क आपका ऐसे जाएगा आगे इंशाल्लाह। ठीक है ना? मैं तो बड़ा ऑप्टिमिस्टिक हूँ। बस ये माशी दहशतगर्दी के साथ मैं लिंक करता हूँ हार्डकोर टेररिज्म को, क्योंकि आज पकड़ा है ना केस आपने। जी जी। वो पैसे लेके किसी से असला खरीद के, असला क्या ये इतवार बाजार में मिलता है, स्मगल होता है ना जी। ये खुदकुश हमला, ये जो इनको मिलते हैं आईडीज कैसे बनानी है, क्या बनाना है, क्या। हमारा पड़ोसी मुल्क, खुदा का शुक्र है कि तोरखम क्या अच्छी खबरें आ रही हैं और आगे बढ़ना है उन्होंने। लेकिन आगे कितना अच्छा लगे कि जनाब जबरदस्त किस्म की तामीराती काम जा रहा है, सामान वहाँ पे जा रहा है, चेक हो रहा है, सड़कें बन रही हैं, ये हो रहा है। और मैं अल्लाह से दुआ भी है कि ये ख़त्म हो, जो नाचाकी हैं, गलत फहमी है, और अफगानिस्तान तरक्की करे और पाकिस्तान उसके साथ होगा। ठीक है? तो ये है कि बाकी ये माशी दहशतगर्द पकड़ा है, ये दहशतगर्द नहीं है, ये माशी दहशतगर्द है। ये वो है जो असल होते हैं ना पीछे, इसको पकड़ा है। पैसे लेके मैं जा रहा था, मछेरा बना हुआ था, पता नहीं क्या था ये। अच्छा अच्छा तो पैसे निकल रहे हैं, मछलियां देखें जरा, रंग बिरंगी मछलियां निकल रही हैं इसके पास से। अच्छा, वर्दियां भी खरीद रहा था, ये यूनिफॉर्म भी खरीद रहा था, ये रेंजर्स के फौज के यूनिफॉर्म खरीद रहा था। कमाल है। मतलब मुझे कोई हैरत इसलिए नहीं कि ऐसे बहुत सारे हैं, बेशुमार लोग हैं ऐसे। ये इनको पकड़े ना, इनको ऐसे करके देखिए आप कैसे जबरदस्त कर दें सारा सिस्टम। बहरहाल तो अच्छा, मैं जरा देखते हैं आसपास क्या हो रहा है। हर खबर हर वाकया ये इससे लिंक है। पाकिस्तान में जो कुछ हो रहा है ना, अभी आपको मैं बताता हूँ, आप सोचेंगे कि एक बटरफ्लाई इफेक्ट जो मैं बता चुका हूँ ना, एक वाकया वो वहाँ पे तितली जो है वो जब जंगलों में ब्राजील के अपने पर फैलाती है तो उसके नसर में उसके बाद जो है वो साइक्लोन जन्म लेते हैं। वो बटरफ्लाई इफेक्ट जो हर छोटा सा वाकया बड़े वाकये को जन्म देता है। पहले हम कई दफा बात कर चुके हैं, लेकिन आपको बात भी बताऊं। एक है बंदरगाह जिसका नाम है पोर्ट ऑफ चारके। ठीक है, पोर्ट ऑफ चारके। और ये जो पोर्ट ऑफ चारके है जी, ये अगर हम एक बड़ा खूबसूरत मुल्क है पेरू के नाम से, तो ये अगर हम पेरू को देखें तो जो लातीनी अमेरिका है, लैटिन अमेरिका, तो उसमें एक तरफ जो है उसके इक्वाडोर है, एक तरफ कोलंबिया है अगर मैप में देखें, एक तरफ इक्वाडोर है, एक तरफ उसके ब्राज़ील है, और एक तरफ उसके जो है वो बोलिविया, चिली, और फिर उसके बाद जो है वो उसके मगरब में इक्वाडोर, कोलंबिया, ये आपका आ गया बोलिविया, ब्राज़ील, और फिर पूरा पैसिफिक ओशन है। यानी ये आप समझें कि लातीनी अमेरिका के जो वेस्ट में, लातीनी अमेरिका के वेस्ट में, ठीक है, ये एक मुल्क है फिर। अब यहां पे जनाब ये है पोर्ट ऑफ चारने, और पोर्ट ऑफ चारने जो है ये उन बंदरगाहों में से एक है जहां से बराह रास्त कारोबार पैसिफिक के थ्रू चाइना से चलता है। मतलब अमेरिका का कोई ताल्लुक ही नहीं है। सही। मैं इसलिए कह रहा हूं कि प्रेसिडेंट ट्रंप यहां से गए हैं ना अभी आसियान के मुल्कों से,
तो आसियान के मुल्कों से गए तो उसके बाद ये बना कि जी वो यहाँ पे अमेरिका का असर कम हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है, ये तो खुद आने वाले दिन फैसला करेंगे। वो पैसा लेके गए हैं ना सबसे, मुआहिदा हम ये करेंगे, हम आपको ऐसे करो, हम असला खरीदो, रेयर अर्थ मिनरल दो, ये दो, फलां करो। लेकिन आप ये देखें कि ये जो बंदरगाह है पेरू जी। ये सबसे बड़ी डीप वाटर पोर्ट है जहां पर कुछ 60 बिलियन की इन्वेस्टमेंट है चाइना की, और ये बराह रास्त जाती है। और अगर हम इसको मैप में देखें, कोई भी मैप अगर हम दिखा दें यहाँ पे, तो ये बराह रास्त इसको चाइना के साथ जो है ये जोड़ती है, चाइना के साथ, ठीक है। और चाइना की जो गेंगजोहो बंदरगाह है उससे ये जोड़ती है बराह रास्त। फर्स्ट अगर हम दिखा सकें ना फर्स्ट, तो उसमें हमें बराह रास्त ये नज़र आता है कि ये जो लैटिन अमेरिका है वो बराह रास्त चाइना से जुड़ता है, यानी कि कोई मोनरो डॉक्ट्रिन पॉसिबल है ही नहीं। मोनरो डॉक्ट्रिन जो है ना कि वेस्टर्न हेमिस्फीयर इधर का होगा, इधर होगा। अच्छा, अब आप जरा ये एक दिलचस्प बात सुने, ये मोनरो डॉक्ट्रिन के हवाले से बात हो रही है। दुनिया में 193 मुल्क हैं, 193 मुल्कों में से 150 मुल्क बेल्ट एंड रोड का हिस्सा है चाइना के। 150 मुल्क बेल्ट एंड रोड का हिस्सा है। 29th चाइना डेली ने वो मुल्क जहां पे इन्वेस्टमेंट है, तो ये 12 साल के बाद 150 मुल्क, 29 स्लाइड हम कोट कर देते हैं चाइना डेली को, 150 दुनिया के मुल्क बेल्ट एंड रोड का हिस्सा है। और आप इस तरह से सिर्फ देखें कि 25 ममालिक है ना अगर यहाँ पे लैटिन और कैरिबियन में, तो 25 में से 22 बेल्ट एंड रोड का हिस्सा है। अब मुझे बताएं कि ये अब क्या इसमें क्या करेंगे, ठीक है। और अफ्रीका में 54 कंट्रीज हैं, तो उनमें से 53 बेल्ट एंड रोड का हिस्सा है, चाइना है। ईस्ट एशिया में 3 है, यूरोप में 29 है, मिडिल ईस्ट में 9 है, पैसिफिक में 12, साउथ एशिया में 6, साउथ ईस्ट एशिया में 10। ये पूरी की पूरी एक लिस्ट है कि बेल्ट एंड रोड जो है ये दुनिया के 150 मुल्कों में इस वक्त चाइना का बेल्ट एंड रोड मौजूद है। अब उन 2 मुल्कों में, सॉरी 150 मुल्कों में एक वेनेजुएला भी है और एक कोलंबिया भी है। एक वेनेजुएला भी है और एक कोलंबिया भी है जहां पे चाइना मौजूद है। ये अलग बात है कि वेनेजुएला जो है वो ज्यादा प्रेसिडेंट पुतिन, चाइना मतलब डिफेंस पैक्ट तो उनके साथ है, लेकिन यह है कि चाइना बाहर मौजूद है। वो वेनेजुएला और वो कोलंबिया जहां पर अभी अमेरिका जो है वो फौजी तख्ता उलटने की पहले कोशिश कर रहा था, फिर उसके बाद बोट्स पे अटैक किया, फिर प्रेसिडेंट ट्रम्प ने कहा कि हम ज़मीनी अटैक्स भी करने जा रहे हैं और ये सारा करने जा रहे हैं। वो करते हैं या नहीं करते ये तो उनकी मर्जी है आगे कि वो किस तरह से प्लान करते हैं अपनी फॉरेन पॉलिसी प्रेसिडेंट ट्रम्प। लेकिन मैं सिर्फ आपको ये बताऊं कि प्रेसिडेंट ट्रम्प ने 9th राइटर्स, Trump says कि he is not considering strikes within Venezuela. वेनेजुएला पे मैं हमले करने का सोची ना, ये बात की किसने है कि मैं हमला करूंगा वेनेजुएला पे। यानी प्रेसिडेंट ट्रम्प जो है वो उनके सोशल ट्रुथ पे कोई गलत मैसेज डाल जाता है शायद आके, या कोई खबरें गलत, वो कहने उन्होंने कहा मैंने कब कहा कि वेनेजुएला पे मैंने अटैक करनी है, मैंने तो कभी नहीं कहा कि इनकी हुकूमत गिराओ, ये करो, CIA VIA, वो पता नहीं क्या। तो वेनेजुएला पे कोई अटैक करने का इरादा ही नहीं है। Bloomberg 11th, Trump denies reports that he's planning strikes on Venezuela. ठीक है। अच्छा, अब इसमें जो है ये बड़ी एक इम्पोर्टेंट बात है कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने ये कैसे कह दिया कि जो
हमने जो है वो मैंने तो कोई बात कभी की भी नहीं और ना कोई मेरा ऐसा इरादा है। ये कैसे बात हुई है सारी? अच्छा, वॉशिंगटन पोस्ट ने यहाँ पर एक खबर लगाई है, अगर हमारी टीम थोड़ा सा उसमें मुझे बता सके कि वॉशिंगटन पोस्ट का एक आर्टिकल बड़ा इम्पोर्टेंट है और वो है 5th, यूएस रैम्प्स अप प्रेशर, वेनेजुएला प्लीड्स विद मॉस्को एंड बीजिंग फॉर हेल्प। वेनेजुएला ने मैसेज भेजा मॉस्को को तहरीरी तौर पे और बीजिंग को कि हमारी हेल्प की जाए। वेनेजुएला ने और लैटिन अमेरिका सारे इकट्ठा हो गया कि यहाँ पे फौरी तौर पे आप हमारी मदद करें और यहाँ पे आप वेनेजुएला और लैटिन अमेरिका के मुल्क जो हैं हम अपील करते हैं कि आप मदद करें। प्रेसिडेंट ट्रंप का उसके बाद ये बयान आया कि मैंने ये ब्लूमबर्ग 11th, ट्रंप डिनाइज रिपोर्ट दैट ही इज प्लानिंग स्ट्राइक्स ऑन वेनेजुएला। अच्छा, अब बात यह है कि इसी में अब पता चलता है जनाब, एक रिपोर्ट आती है सामने और वो रिपोर्ट ये आती है कि प्रेसिडेंट पुतिन और प्रेसिडेंट ट्रंप की मीटिंग क्यों मनसूख हुई।